हाय स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का कक्षा में स्वागत है। अगर मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोग का वीडियो पहले आप लोग के पास पहुंचा सकूं। आज का कक्षा 10 का चैप्टर है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। जिस प्रकार हमारे भारत देश में ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश उपनिवेश था, उसी प्रकार इंडो चाइना का भी जो है उपनिवेश फ्रांसीसी लोग था। तो फ्रांसीसियों को वियतनाम के लोग कोलोन कहते थे, बाहरी लोगों को। इसका जिक्र और भी पूरे चैप्टर में करेंगे। फ्रांसीसियों ने 3 देशों को मिलाकर इंडो चाइना का गठन किया था। पहला था वियतनाम, दूसरा देश था लाओस और तीसरा था कंबोडिया। इन 3 देशों को मिलाकर फ्रांसीसियों ने इंडो चाइना का गठन किया था। 1858 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने वियतनाम के धरती पर डेरा डाला था। और 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया था। फ्रांसीसियों का मेन मकसद था इंडो चाइना का गठन करने के पीछे वहाँ पर चावल की खेती करना था, चावल की खेती बढ़ाना था। अठारह सौ 73 ईस्वी में चावल की खेती केवल 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में खेती होती थी। फ्रांसीसियों के आगमन के बाद 1900 ईस्वी में 11 लाख हेक्टेयर बढ़ गया चावल की खेती उतना बड़ा क्षेत्रफल में। उसके बाद 1930 में 22 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है चावल की खेती होने लगी और इस प्रकार 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वियतनाम का चावल निर्यात होने लगा। 1931 ईस्वी आते आते वियतनाम दुनिया का चावल निर्यातक में तीसरा देश का गिनती में आने लगा। इस प्रकार फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र को सुखाकर नहरें बनाना शुरू कर दिया, सिंचाई की व्यवस्था शुरू किया और चावल की खेती का उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया। इंडो चाइना के मानचित्र को देखने से पता चलता है कि इंडो चाइना औपनिवेशिक काल से पहले वियतनाम में शक्तिशाली चीनी साम्राज्य का अधिकार था और यहाँ के लोग चीनियों के प्रभाव से बौद्ध धर्म अपना लिए थे और पूरी तरह से चीनी संस्कृतियों में घुल मिल गए थे। चीनी रहन सहन को अपनाते गए और इस प्रकार पूरे वियतनाम में चीनी संस्कृति, सामाजिक आर्थिक दशा चीनियों की तरह हो गया। कहा जाता है कि वियतनाम को औपनिवेशिक रूप से 1945 में ही आज़ादी मिल गई थी, अर्थात भारत से पहले ही वियतनाम को आज़ादी मिल गई थी। लेकिन
वियतनाम गणराज्य की स्थापना के लिए वहां के लोगों को 30 साल और संघर्ष करना पड़ा। इंडो चाइना चीन से सटा हुआ देश है जो प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, जो इस चित्र में देख रहे हैं, और वियतनाम इसी समुद्री सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। यूरोपीय देश के लोग, समुद्री व्यापारी इसी समुद्री मार्ग से रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए चीन आते थे और इसी सिल्क रूट से रेशमी कपड़ों की खरीद बिक्री किया जाता था। इसीलिए इस रास्ते को सिल्क रूट का नाम दिया गया। वियतनाम उन दूरवर्ती इलाकों से जुड़ा रहता था जहां गैर वियतनामी समुदाय जैसे खमेर और कंबोडियाई समुदाय के लोग रहते थे। लेकिन वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के आने के बाद वियतनामियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वियतनामियों की संस्कृति को तहस नहस कर दिया और धीरे धीरे वियतनाम के लोग फ्रांसीसियों के कब्जे में आने के बाद वहाँ के लोग ईसाई बनने लगे। जब लोगों में राष्ट्र की भावना जगने लगी तो वहाँ के लोगों ने राष्ट्रवादी आंदोलन करना शुरू कर दिया और वियतनाम के लोगों ने फ्रांसीसियों को हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। जिस प्रकार भारत देश में अंग्रेज उपनिवेश थे, उसी प्रकार वियतनाम में भी फ्रांसीसी लोग वहाँ के उपनिवेश थे। फ्रांसीसियों ने 1907 ईस्वी में टोंकिन फ्री स्कूल खोला, जिसमें वियतनाम के लोगों को शिक्षा दी जाती थी। इसमें अलग से क्लास लगाया जाता था। शाम के समय वियतनाम के किसान मजदूरों को पढ़ाया जाता था। इसका अलग से फी लिया जाता था और इस टोंकिन फ्री स्कूल में पश्चिमी सभ्यता सिखाया जाता था। इसमें स्वास्थ्य, विज्ञान के बारे में सिखाया जाता था। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद न केवल आर्थिक शोषण पर केंद्रित था, बल्कि सभ्य बनाने का विचार भी इस कारण था। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे, उसी तरह फ्रांसीसियों ने भी वियतनाम में दावा करने लगे कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं और फ्रांसीसियों का विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है। इसलिए वे मानते थे कि उपनिवेशों में आधुनिक विचारों का प्रसार करना यूरोपियों का ही दायित्व है, उन्हीं लोगों का जिम्मेदारी है। और इसी दायित्व की पूर्ति करने के लिए यदि उन्हें स्थानीय संस्कृतियों और धर्मों और परंपराओं को यदि नष्ट करना पड़ेगा तो नष्ट करेगा। इसमें उन लोगों का कोई बुराई नहीं है। वैसे भी यूरोपीय शासक इन संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं को पुराना मानते थे, बेकार मानते थे। इसलिए उन्हें लगता था कि ये चीज़ें आधुनिक विकास का रुकावट डालती है। इसीलिए इन पुराने संस्कृतियों, नियमों को बदलना होगा, पुराने धर्मों को बदलना होगा। और वियतनामी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। इसलिए वियतनाम में शिक्षा का प्रसार करने से पहले फ्रांसीसियों का एक और समस्या का हल करना पड़ा। वियतनामियों को किस हद तक की शिक्षा देनी चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, यह एक समस्या था, सवाल उठकर खड़ा हो रहा था। फ्रांसीसियों को शिक्षा कामगारों की जरूरत तो थी, लेकिन गुलामों को पढ़ाने लिखाने से समस्या भी पैदा हो सकती थी। इन चीज़ों को फ्रांसीसियों का डर था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते थे। यह सब सोच फ्रांसीसियों में था। इतना ही नहीं,
वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को वहाँ के लोग कोलोन कहते थे, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। स्थानीय लोगों में शिक्षा के प्रसार से कहीं उनके काम धंधे और नौकरियां भी हाथ से न जाती रहे। इन लोगों में कोई शिक्षक, कोई दुकानदार तो कोई पुलिस वाला था। इसलिए ये लोग वियतनामियों को पूरी फ्रांसीसी शिक्षा देने का विरोध करते थे। इसलिए फ्रांसीसियों ने वियतनामियों के लिए फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खोल दिए गए, जो इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि चीनी भाषा को पाठ्यक्रम से हटाना और वियतनामी भाषा को लोगों को पढ़ाया जाना था। फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाए। इस विषय पर लोगों के बीच दो मत थे। कुछ लोग नीति निर्माता मानते थे कि फ्रांसीसी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उन्हें लगता था कि फ्रांसीसी भाषा सीखने से पहले वियतनाम के लोगों को फ्रांस की संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराए जाएंगे। फ्रांसीसियों के स्कूलों में दाखिल लेने के लिए बहुत ही कम धनी वर्ग के पास ही व्यवस्था थी, जो फ्रांसीसियों के स्कूल में एडमिशन ले पाते थे। उनमें से भी बहुत थोड़े से विद्यार्थी ही ऐसे होते थे जो सफलतापूर्वक फ्रांसीसियों के स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते थे। वास्तव में सारे बच्चों को तो आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। कारण यह था ताकि जो है वे अच्छी तरह से नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त न कर सके और फ्रांसीसियों के बराबरी न कर सके। आमतौर पर 2/3 विद्यार्थी ही इसी तरह जानबूझकर फ्रांसीसियों के स्कूल में फेल कर दिया जाता था। सन 1925 ईस्वी में 1.7 करोड़ की आबादी में स्कूल की पढ़ाई पूरी तरह करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 700 हो गया था। इस प्रकार स्कूली किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान किया जाता था, फ्रांसीसियों का जो संस्कृति सिखाया जाता था और औपनिवेशिक समाज और शासन को सही ठहराया जाता था और वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया जाता था। स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप लोग को लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तीनों देशों को मिलाकर इंडो चाइना का गठन किया था फ्रांसीसियों ने। इसके बारे में आप लोग को जानकारी दिए। अगली कक्षा में फिर एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।